गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना नरेशन का बेटा पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो बेटा जो आपका सेंटेंस होता है जब वो असर्टिव में होता है और असर्टिव में होने के साथ साथ उसमें कुछ तथ्य निकल कर आता है, कुछ फैक्ट निकल कर आता है। जैसे कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो या प्रोवर्बियल ट्रुथ हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक है। ये सारी बातें जब बेटा हमें असर्टिव सेंटेंस से पता चलती हैं तो हम चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बेटा ये पास्ट में ही क्यों ना हो, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में ही क्यों ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं करते। अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा था, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम यहाँ पे जो भी रूल लगता था हम उसको बदल देते थे। अगर इज आर एम होता था तो वाज वर कर देते थे, हैज हैव होता था तो हैड कर देते थे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो ये है ना ये जो रिपोर्टेड स्पीच है बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा पूरा ना ये रिपोर्टेड स्पीच का अगर वाक्य असर्टिव है लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ ब्रह्मांड सत्य की बात हो, जैसे किस टाइप का, जैसे हो कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो ये सारी बातें हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और हैबिचुअल, जहाँ पे आपकी कुछ हैबिट की बात हो रही हो वहाँ पर, और एक प्रोवर्बियल ट्रुथ जहाँ पे आपका मुहावरा हो वहाँ पे कहा जाता है, और एक आपका बेटा हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, जो भी हमारी इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पास्ट में, जैसे हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ या पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई है ना, और ये जैसे इसका प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, तो इस टाइप के बेटे जो भी सेंटेंस होंगे उसमें हम कभी भी बदलाव नहीं करते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे बेटा देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला लिखा है, हमने अभी तक जो सीखा है हमारा यही काम होना चाहिए, सबसे पहले पहचानना कि रिपोर्टेड स्पीच किसमें लिखा है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ कि जो असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच में बेटा असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है और साथ में ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा कोई, और पीछे फुल स्टॉप लगा होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो हम कहते हैं कि हमारा सेंटेंस असर्टिव में लिखा हुआ है। और क्या तरीका होता है, या कभी कभी सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, या कभी कभी इसके साथ यदि आपका सब्जेक्ट बेटा अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। और यही बातें अगर बेटा आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं तो वहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब हम अपना बेटा यहाँ पे आंसर सॉल्व करते हैं। पहला हमारा आंसर बनेगा, देखो द टीचर सेड दैट, ठीक। हमने यही पढ़ा है कि जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में होता है तो हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे बेटा कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और ये जो सेंटेंस है बेटा ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज नहीं करेंगे। हमने यही पढ़ा अभी तक कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में होता है तो हम यहाँ पे टेंस बदल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य पूरब में ही उगता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। और बेटा देखो यहाँ पे कोई प्रोनाउन भी नहीं आया तो इसलिए हमको यहाँ पे नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन, यदि बेटा यहाँ पे हमारा कोई फर्स्ट पर्सन या कोई सेकंड पर्सन ऐसा कुछ आता तब हम यहाँ पे नंबरिंग करते, जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। मैंने क्या बताया था, ये हमारा बेटा फर्स्ट पर्सन होता है, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, ये सारा का सारा हमारा थर्ड पर्सन होता है।
और इससे जो कुछ बनता है ये पूरा का पूरा ही फर्स्ट पर्सन होता है। इससे जो बनेगा पूरा का पूरा सेकंड पर्सन और ये पूरा का पूरा थर्ड पर्सन। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए शी सेड, उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। तो ये एक बेटा फैक्ट है, ठीक है ना, एकदम ये सत्य बात है। तो इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर सिर्फ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा कुछ हमको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना फर्स्ट पर्सन है, ना सेकंड पर्सन है और ना ही थर्ड पर्सन है। तो हमने यही सीखा अभी तक। शी सेड दैट और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे और पूरा का पूरा आंसर बेटा हम लोग रिपीट कर देंगे। 2 and 2 is 4, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा है कि माई मदर सेड, माई मदर टोल्ड मी। बेटा चाहे अगर पहले से टोल्ड लिख दिया हो अगर सेट 2 को, तो उसको हम बदलेंगे नहीं। लिखा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो देखो ये भी एक क्या है, ये आपका प्रोवर्बियल ट्रुथ है बेटा, एक मतलब जो मुहावरा है ना, उसी रूप में आया है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो यहाँ इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा बेटा माई मदर टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे बेटा कोई पर्सन नहीं है, ना फर्स्ट पर्सन, ना सेकंड, ना थर्ड, इसलिए हमें कोई भी नंबरिंग करने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है बेटा। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बेटा इसमें लिखा है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। वास्तव में इसका हिंदी में अगर मतलब देखेंगे तो इसका कहने का मतलब है कि हथेली पर दही नहीं जमता है, हथेली पर दही नहीं जमता है। तो एक मुहावरा है बेटा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ना यहाँ पे कोई पर्सन है, ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, तो हमें नंबरिंग करने की ना यहाँ ज़रूरत है और ना ही यहाँ ज़रूरत है। हम सिर्फ आंसर लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा, और रोम को रोम लिख देंगे। और अभी तक हमने ये पढ़ा है कि वाज वर्ग को हम किस में बदलते थे। हमने अभी तक सीखा था पीछे कि वाज वर्ग को हम हैड बीन में बदलते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं बदलेंगे क्योंकि ये बेटा एक प्रोवर्बियल ट्रुथ है, ये एक मुहावरा है, इसलिए हम इसको जैसे का तैसे रहने देंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, अब हम बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ही सेड, देखिए ही सेड, उसने कहा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। उसने कहा कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगर बेटा आप देखेंगे ये एक आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, ठीक है ना, ऐतिहासिक सत्य है, तथ्य है जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। और हमने अपने बेटा प्रीवियस लेक्चर में यही सीखा था कि जब भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट होता था तो हम उसको हमेशा बेटा हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते थे, लेकिन हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो पहला नंबर पे तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, और हमने यही पढ़ा था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो अगर यहाँ का टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होता था तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये इतिहास की घटना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा बेटा सेम टू सेम पूरा रिपीट कर देंगे।
ही सेड दैट, और हमें यहाँ पे प्रोनाउन भी नहीं दे रखा है इस जगह पे, इसलिए हमें कोई नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आपको बेटा एक रूल याद करना है। एक टेंस होता है बेटा पास्ट इंडेफिनेट, है ना, पास्ट इंडेफिनेट, और एक होता है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी पहचान बेटा ये होती है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट असर्टिव में, और इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और साथ में ऑब्जेक्ट लिखा होता है। तो अगर बेटा इसमें से चाहे आपका पास्ट इंडेफिनेट हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यदि उसमें दो घटनाएं एक साथ हो रही हों तब भी हम उसका टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे देखो, करीम गा रहा था जबकि रहीम डांस कर रहा था। अगर मैं इसको लिख दूं कि करीम सैंग वाइल रहीम डांस्ड, तो बन गया पास्ट इंडेफिनेट, मतलब करीम ने गाया जबकि रहीम ने नाचा। तो पास्ट इंडेफिनेट में अगर लिखा होगा और पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा होगा और इस टाइप से अगर जुड़ा होगा, जैसे वो गा रहा था और कोई और दूसरा लिखा हो जैसे वह नाच रहा था, तो दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग काम हैं और दोनों काम एक साथ हो रहे थे, तो ऐसे केस में हम लोग तब भी कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ बेटा आंसर हो जाएगा ही सेड दैट, और बेटा यहाँ पे हम कोई नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है। दैट करीम वाज सिंगिंग वाइल रहीम वाज डांसिंग। अभी एक पास्ट वाला भी बेटा क्वेश्चन आएगा, उसमें दो सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और दोनों के काम अलग अलग होंगे एक ही समय पे। देखिए अब हम बेटा चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए अब बेटा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए शी सेड टू मी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। जब भी बेटा ऐसा लिखा होगा, वैसे आई के साथ कभी वर नहीं आता है, लेकिन ये कल्पना वाली बात होती है, एक असंभव घटना। यदि मैं चिड़िया होता, ऐसा स्ट्रक्चर यदि आपको मिलेगा, यहाँ पे इफ़ मिले, फिर सब्जेक्ट मिले, उसके बाद वर मिले, है ना, और यहाँ पे अगला सेंटेंस आई हो, मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो फिर यहाँ पे उड हो। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा होता है तो वो एकदम इमेजिनेटिव जो कोई घटना होती वो होती है। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो ऐसी घटनाओं में भी बेटा हम कभी भी बदलाव नहीं करते। हमने यही पढ़ रखा था, यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो और ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा पास्ट में होता था तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर टेंस बदलते थे, हम वाज वर्ब को हैड बीन में करते थे, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो, अगर ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी आपको लिखा मिलेगा, यदि मैं चिड़िया होता तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा तो बेटा यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखो बेटा आपका हाँ, अब देखिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा आपका पर्सन आया है ना, तो आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ये आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। ठीक, अगर जब हम पर्सन ढूंढ लेंगे तब हमको यहाँ पर भी 1 2 लिखना पड़ेगा, तो पहले वाले को हम बिना कुछ दिमाग लगाए 1 लिख देंगे और दूसरे वाले को 2 लिख देंगे। ठीक,
अब हम अपना आंसर बनाएंगे जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। शी, इसकी जगह बेटा हो जाएगा टोल्ड, है ना, टोल्ड मी दैट, ठीक है। उसके बाद में इफ, अब देखिए अब आई आया तो ये कौन सी आई कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है बेटा ये वाली लाइन। तो हम आई वाली लाइन में जाएंगे, आई वाली लाइन में सी को क्या बोलते हैं, आई वाली लाइन में सी को क्या बोलते हैं, आई वाली लाइन में सी को हम क्या बोलते हैं, सी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम सी लिख देंगे। उसके बाद में वर ही आएगा, ठीक, असंभव घटना है, आप उसको वाज मत करने लगना। वर अ बर्ड, फिर आई, सेम वही चीज़, फिर आई की तुलना किससे होगी, वन की तुलना वन से ही होगी। तो आई वाली लाइन में सी को क्या बोलते हैं, सी ही बोलते हैं, तो सी हो जाएगा। और हमने पढ़ रखा है बेटा कि जब उड होता है, शुड होता है, कुड होता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, ये पहले से बदला हुआ होता है। फिर आगे यहाँ पे आपका फ्लाई आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा। और यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, लेकिन ये वर्ब के बाद आए, जब भी वर्ब के बाद यू, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यू आता है तो वो हमेशा बेटा ये इस वाली ऑब्जेक्टिव केस वाली लाइन का यू होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन बना होता है हमेशा। तो ये वाला यू, इस लाइन, इस वाले यू की तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे, इस वाले मी से। तो इस वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, इस वाले यू में मी को मी ही बोलते हैं। तो हमारा आंसर मी ही हो जाएगा, ठीक। आंसर बनेगा हमारा शी टोल्ड मी दैट इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। देखिए बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा ही सेड, उसने कहा आई विश आई वर एन एक्टर, काश मैं एक एक्टर होता, या मेरी इच्छा है कि मैं एक एक्टर होता। तो ये जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा, आई विश या ही विश, कुछ भी मतलब सब्जेक्ट ऐसा लिखा हो, यहाँ पे विश लिखा हो, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट हो, फिर वर हो, तो ये एक बेटा असंभव घटना को दर्शाता है। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे या डायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें भी हम लोग बेटा क्या करते हैं, कोई भी बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपका पर्सन आ रहा है, पर्सन आ रहा है, जैसे कि इसको हम बोलेंगे आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। जब तक यहाँ पर्सन नहीं आएगा बेटा तब तक हम यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे। तो आई पहले वाले को 1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को 2, लेकिन यहाँ पे 2 मानने की जरूरत नहीं है। क्यों मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं आया। जब तक सेकंड नहीं आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तब तक हम नहीं मानेंगे। देखिए हमारा आंसर बनेगा ही सेड। आई विश मतलब जैसे मैं इच्छा करता हूँ, तो लेकिन आई विश जो लिखा रहेगा बेटा इसे यहाँ पे बदलाव होगा। देखो अब हम ये आई की 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 से। तो आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, ही को ही बोलते हैं। फिर इससे पहले दैट आएगा, उसके बाद में ही होगा, और विश को बेटा हम बदलेंगे विश्ड में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसा लिखा होता है तो उसको हम बेटा हमेशा बदलते हैं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। और वैसे यहाँ पे सिर्फ जब आई विश लिखा होगा तभी बदलेंगे, बाकी अभी तक जितना हमने बताया है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता था। या तो एक तरीका और है बेटा, या तो आप एक काम कीजिए, अगर इसका आंसर लिखते समय आई विश को हटा ही दीजिए तब भी कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप अगर ऐसे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अगर आपको आई विश लिखा मिल जाए, यदि आप उसको इनडायरेक्ट बनाते समय यदि हटा भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आसान तरीका बन जाएगा ही सेड दैट ही विश्ड, फिर वही चीज़ आई की जगह ही हो जाएगा ही वर एन एक्टर, ही वर एन एक्टर, ठीक है बेटा। तो ये भी आंसर हो सकता था, और एक और इसका आंसर बन सकता था। देखिए एक आंसर और बनेगा, या तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग आई विश को हटा ही देंगे, इसको समझेंगे ही नहीं, कुछ आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम लिखेंगे दैट ही वर एन एक्टर। आपका दोनों ही आंसर सही होगा, ठीक है, ये भी सही और
ये भी सही है। यदि आप इसको लेके चलेंगे तो आपको इसका टेंस बदलना पड़ेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में इसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारा। टीचर ने कहा कि अंग्रेजों ने जो था भारत 1947 में छोड़ दिया। तो ये बेटा आपका ऐतिहासिक सत्य है, ठीक है, इतिहास की घटना है, तो इसमें हम कोई भी टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। ये वास्तव में लिखा है पास्ट इंडेफिनेट में, और हमने यही सीखा अभी तक कि जब भी पास्ट इंडेफिनेट होता है तो हम उसको किस में बदल देते हैं, हम उसको बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, हमेशा बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में। लेकिन हम यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये इतिहास की घटना है, ऐतिहासिक सत्य है। तो हमारा आंसर सी बनेगा, द टीचर सेड दैट द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। ठीक बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए। अभी बेटा हाँ, यहाँ पे ये डी लिखा हुआ है। ठीक, देखो अभी मैंने आपको सिखाया, अभी मैंने आपको एक इससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि जब भी बेटा आपका पास्ट इंडेफिनेट होता है, देखो पास्ट इंडेफिनेट हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो जब भी ये होता है और दो घटना एक साथ आती है, दो कार्य एक साथ हो रहे हो, लड़कियों ने नाचा जबकि लड़कों ने गाया, ये ऐसे भी लिख सकते थे पास्ट कंटिन्यूअस में, लड़कियां नाच रही थी जबकि लड़के गा रहे थे, मतलब गर्ल्स वर डांसिंग वाइल बॉयज वर सिंगिंग। तो ये भी होता तब भी हम, अगर एक साथ दो काम होते हैं बीच में से वाइल लगा होगा, तब भी हम कोई टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, ये जो मैं 10वें नंबर का बता रहा हूँ, फिर भी आप देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आज तक कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है ताकि कोई डाउट आपको ना रह जाए। दैट गर्ल्स डांस्ड वाइल बॉयज सैंग। ठीक बेटा, तो मेरे ख्याल से जो भी मैंने आज आपको बताया है बेटा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं ज़रूर ही उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ में बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।